धन्यवाद वरुण जी। एक बार आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन इस सार्थक कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए जो जनता टीवी के द्वारा आज सुबह से किया जा रहा है। हरियाणा महज एक राज्य नहीं है, पूरे देश की दिलचस्पी का केंद्र हरियाणा रहता है। और हरियाणा आज से दिलचस्पी का केंद्र नहीं है। दुनिया को जो सबसे बड़ा ज्ञान प्राप्त हुआ गीता का, उसके लिए भगवान ने भी जिस राज्य को चुना था, जिस धरती को चुना था, वो हरियाणा की धरती थी। ऐसी हरियाणा की धरती में हम आप सबका बेहद स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। इस हरियाणा को नेतृत्व देने का फैसला यहाँ की जनता ने 2014 में भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में किया और भारतीय जनता पार्टी ने इस दायित्व की कमान जो सौंपी थी वो वर्तमान मुख्यमंत्री सम्माननीय मनोहर लाल खट्टर जी को सौंपी थी। पिछले 8 साल से पार्टी और जनता के विश्वास को बनाए रखते हुए मनोहर लाल खट्टर जी अपनी टीम के साथ सतत सक्रिय हैं। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम समझने की कोशिश ये करेंगे कि इस 8 साल के सफर में कुछ हासिल हुआ भी या नहीं हुआ। अगर हुआ तो किस तरीके का हुआ, जन अपेक्षाओं को वो कितना पूरा किए और स्वयं की अपेक्षाओं पर भी वह खुद को कहां तक सफल हुआ मानते हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत मुख्यमंत्री जी हमारे इस खास कार्यक्रम में। धन्यवाद। और शुरुआत इसी बात से करते हैं। मनोहर लाल खट्टर जी को हम सब एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर जानते थे। वह राजनीति के क्षेत्र में आए और इस हरियाणा जैसे प्रदेश की कमान संभाले। जनता ने लगातार दूसरी बार भी आपको मौका दिया, पर स्वयं में आप कितने संतुष्ट या असंतुष्ट हैं अपनी इस भूमिका को लेकर। कई शब्दता है कि सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर ठीक था, एक राजनेता के तौर पर, एक राज्य के मुखिया के तौर पर जो दायित्व आपको मिला वो कहीं संतुष्ट देता है आपको। जिस अपेक्षा के साथ पार्टी ने, जनता ने मौका दिया और आपको मिला, कितना खरा महसूस करते हैं? हिमांशु जी, सबसे पहले तो मैं जनता टीवी को इस बात की बधाई देता हूं कि जनता टीवी जनता की आवाज़ उठा करके हमारे तक लाती है, फिर हमारी बात को जनता तक पहुंचाती है। इस बात के लिए आपको बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। जहां तक इस प्रश्न का सवाल है, प्रश्न के बारे में जो आपने कहा, तो मेरा प्रश्न ये है, क्या कोई सामाजिक कार्यकर्ता राजनीतिक कार्यकर्ता से अलग होता है या राजनीतिक कार्यकर्ता सामाजिक कार्यकर्ता से अलग होता है? यदि राजनीतिक कार्यकर्ता सामाजिक कार्यकर्ता से अलग हो गया तो वो अपना दायित्व निभा ही नहीं सकता। और आज तक हम देखते ही आए हैं कि जब राजनीति में कोई चला जाता तो ये माना जाता है कि राजनीतिक आदमी की एक प्रकार से छवि ऐसी बन जाती है कि इसको समाज से कुछ लेना देना नहीं। मुझे ध्यान में है कि जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने नहीं थे, आप जैसे ही पत्रकार ने उनसे पूछ लिया कि आपके सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, उन्होंने कहा कि देखिए, बहुत बड़ा चैलेंज, अगर मैं किसी बात को मानता हूं तो लोग शायद समझते हैं कि नहीं समझते हैं, लेकिन मैं समझता हूं, मुझे सबसे पहले अपनी बिरादरी की छवि को ठीक करना है। यानी जो राजनीतिक कार्यकर्ता की छवि कभी होती थी, किसी को तो ये नेता है तो समझो लोगों ने धारणा बना ली कि ये कोई ना कोई गलत आदमी है। और ये बहुत बड़ा एक संकट इस देश में था, लेकिन मोदी जी के आने के बाद इसमें ठीक दिशा में लोग पहुंच गए कि आज राजनीति के माध्यम से सेवा की जा सकती है। राजनीति का मतलब ये नहीं कि जनता को लूटना, खजाना भरना, सत्ता को भोगना, ये नहीं है। हमने प्राचीन काल के समय इतिहास देखा है कि राजनीति का मतलब जो शासक होता था या जिसको उस समय राजा कहते थे, वो जनता की सेवा के लिए रातों रात उठ करके भी देख के आते थे कि जनता में कोई दुखी दुखियारा तो नहीं है, उसकी सेवा कैसी की जाए। इसलिए सामाजिक होना सबसे पहली शर्त है राजनीति की। तो मैं सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते राजनीतिक कार्यकर्ता हूं, और मैंने जो 8 साल में किया है या हमारी सरकार ने जो किया है, हम सब लोग पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं। आपने बड़े सुंदर तरीके से बात कहने की कोशिश की, पर जब 2014 में आपकी पार्टी चुनाव में उतरी थी तो व्यवस्था में बदलाव की बात करती थी। 8 साल के बाद व्यवस्था बदली या आप लोग बदल गए, उसी व्यवस्था का हिस्सा हो गए? थोड़ा इस पर भी तो रोशनी दीजिए। देखिए, पहली बात तो मेरी जो पहली टर्म 5 साल की थी जी, मैं उसका अगर उस समय का मूल्यांकन करता हूं तो जनता ने हमको एक सर्टिफिकेट भी दिया, हमको सराहा,
आप ये कहेंगे कि आपकी सीटें कम हुई, मैं उसको दूसरे ढंग से सोचता हूँ कि जहाँ लोकसभा में हमारे पास पहले 8 सीटें थी, 2019 में 10 की 10 सीटें आई। जहाँ हमारा हरियाणा में 34% वोट हमको मिला था, वो हमको 37% मिला, 3% ज़्यादा मिला। राजनीति का गणित सीटों के हिसाब से नहीं, जनता का कितना रिस्पांस हमारे साथ है, जनता हमारे साथ कितनी जुड़ी है, कितना मैंडेट हमको मिला है, वो जनता की परसेंटेज के हिसाब से जाना जाता है। तो जनता हमारे से उस समय संतुष्ट है। दूसरा, चाहे वो 2014 से 19 था, चाहे 19 से आज 22 समाप्त हो गया, लगभग 3 साल समाप्त हो गए। स्थानीय तौर पर बहुत से चुनाव होते हैं, चाहे वो पंचायत के हैं, चाहे वो नगर पालिका के हैं, नगर परिषद के हैं, नगर निगम के हैं। सब चुनाव में उसके बाद लगातार हम आगे बढ़े हैं, अपनी पोजीशन हमने बना के रखी है। इस बार भी जिला परिषद में 22 में से 17 जिला परिषद के चेयरमैन वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, 17। जहां तक नगर निगम का विषय है, 11 में से, अब एक का चुनाव नहीं हुआ, 10 में से 8 नगर निगम आज भी भारतीय जनता पार्टी के मेयर हैं। हर जगह पर हम आगे हैं। कहीं अभी जब से पिछली पार्टियां थी वो हमारे से आगे रहती थी, उसके कुछ कारण है, उसकी बैकग्राउंड अलग है। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, हमने हरियाणा में बनाई है, लगातार हम अपने स्थान को आगे बढ़ाते रहे, कभी हम पीछे नहीं हटे हैं। हमारा सवाल था व्यवस्था में बदलाव को लेकर। हाँ, आपने हमें बता दिया चुनाव में सफलताओं को लेकर। अब चुनाव के सफलता के संदर्भ में तो कांग्रेस के भी पास बड़े लंबे इतिहास है। आज भारतीय जनता पार्टी केंद्र में 303 सीटें हैं, कांग्रेस के पास 415 है, तो वो व्यवस्था तो महान थी। फिर हम तो आपसे समझना ये चाहते हैं कि आपने वादा किया था बदलाव लाएंगे, व्यवस्था बदलेंगे। बहुत ठीक कहा आपने हिमांशु जी। तो खट्टर जी से जानना ये चाहते हैं क्या बदलाव आया? बदलाव की बात की थी, और जितने बदलाव इस 8 साल में आए हैं, अगर आप जनता से भी जाके पूछ लें, जब से हरियाणा बना है 48 साल में वो बदलाव नहीं ला सके। केवल घिसी-पिटी सरकार जैसा एक सिस्टम होता है, एक फॉर्मेलिटी पूरी करते रहे, आते रहे। हमने बदलाव क्या लाए? सॉरी, हमने भ्रष्टाचार पर चोट की, हमने अपनी सारी डिस्क्रिप्शन पावर्स छोड़ी। नहीं तो ये कहा जाता है मुख्यमंत्री सब कुछ होता है, मुख्यमंत्री भगवान होता है। हमने कहा नहीं, हमको नहीं चाहिए। हम तो जनता का जो एक सिस्टम है उसको बदलाव करके और जो उचित है वो करेंगे, गलत कुछ नहीं करेंगे। ठीक को ठीक, गलत को गलत कहने का हिम्मत अगर की तो इस सरकार ने की। हमने सब चीजें डिमांड बेस्ड नहीं की, नीड बेस्ड की। डिमांड करने वाले तो जिसका थोड़ा सा भी मुंह में जबान ज्यादा है वो डिमांड करता है, जिसके मुंह में जबान नहीं है, जिसकी जरूरत सबसे ज्यादा है, उस तक तो कोई पहुंचा ही नहीं। हमने उस तक पहुंचने की बात की है। हम प्रोएक्टिव होकर के गरीब के पास जाते हैं। और वहां क्या होता था, होड़ लगती थी, कोई एक स्कीम बन गई, चाहे केंद्र की चाहे प्रदेश की, अखबारों में टीवी में आ गई, जिसने लेना है लाइन में लग जाओ, माइट इज राइट, ये चलता था। यानी जिसकी थोड़ा सा ताकत ज्यादा होती थी जाके छीन लेता था। तो ये छीना झपटी हमने बंद की है, और हमने सामान्य व्यक्ति का अधिकार वो उसको पहुंचाने की, उसको देने की बात की है। ये भारतीय जनता पार्टी के 8 साल के काम करने का तरीका है। व्यवस्था परिवर्तन है ये कैसा व्यवस्था परिवर्तन है? विपक्ष चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, खट्टर जी तो पूरी तरह से अत्याचार करने पे आमादा है, बुढ़ापा पेंशन काट के रख दी, विधवा पेंशन काट के रख दी। आप कह रहे हो हम वंचित लोगों के दरवाजे तक पहुंच रहे हैं, और विपक्ष आंकड़ों के साथ बता रहा है कि देखो इतनी बुढ़ापा पेंशन कट गई इनके राज में, इतनी विधवा पेंशन कट गई। तो थोड़ा विरोधाभास है। बहुत ठीक कहा आपने। बात यह कि विपक्ष तो कहेगा ही, विपक्ष से कहने की हमको चिंता नहीं है। हमको तो ये पता है, पब्लिक सब जानती है जी, पब्लिक सब जानती है। आखिर जब ये विषय आए कि पेंशन किसको मिलनी चाहिए किसको नहीं मिलनी चाहिए, उसके एक नियम बने हुए हैं, उसका सिस्टम बना हुआ है। लेकिन हमको लगा कि इतने लोग रह गए हैं पेंशन जिनको मिलनी चाहिए, और इतने ऐसे हैं जो जिनको नहीं मिल रही, उनका अधिकार खा रहे हैं। यानी 1.25 लाख लोग ऐसे निकले हैं हमारे, चाहे राशन कार्ड में से चाहे पेंशन में से, जो या तो पेंशनर हैं और या इनकम टैक्स पे ही हैं। 1.25 लाख लोग। अब एक इनकम टैक्स पे ही व्यक्ति अपने आप को बीपीएल श्रेणी में जुड़वा लेगा, या वो कहेगा कि हाँ मेरी आवश्यकता ज्यादा है, या वो व्यक्ति जिसके घर के ऊपर छत नहीं है, जिसके घर में 2 समय का भोजन नहीं बनता, जिसके बच्चे ठीक से पढ़ाई नहीं कर पा रहे, वो अधिकारी है या ये अधिकारी है? तो जो अधिकारी है उसको देंगे, जो अधिकारी नहीं है उसको अपील करेंगे कि भैया अपने आप पीछे हट जाओ।
और नहीं अपील मानेगा तो फिर हमारे हाथ में तो यही है कि उसका सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा, हम करेंगे। आखिर प्रधानमंत्री जी ने भी जब एक गैस सिलेंडर की सब्सिडी को छोड़ने की एक आह्वान किया था, गिव अप अपील उन्होंने की थी, और मुझे प्रसन्नता इस बात की कि देश भर के 1 करोड़ लोगों ने वो सब्सिडी छोड़ी थी, 1 करोड़ लोगों ने। तो जनता को तो थोड़ा सा जगाना होता है। इस बार भी हमारे इस सारे सिस्टम में 3000 लोगों ने अपने आप आकर के कहा कि आपका मुहिम ठीक है, हम ये लाभ ले रहे थे और हमको पता लग गया कि नहीं लेना है, उन्होंने छोड़ दिया। 3000 लोग मेरे पास भी आए हैं, यानी हमारे सिस्टम में आए हैं कि हम जो है हमारी इनकम ज़्यादा है, यानी बीपीएल की 180 से उससे इनकम ज़्यादा है, या जो ओल्ड एज पेंशन है उसका 2 लाख रुपया प्रति ओल्ड एज पर्सन, यानी कपल अगर ओल्ड एज का है तो 4 लाख रुपए की अगर इनकम उससे ज़्यादा है तो उनको नहीं लेना चाहिए। और ये नियम हमने नहीं बनाए, ये कांग्रेस की सरकार बना के गई थी। शुरू में तो 80s में तो सिर्फ शायद 5000 रुपये इनकम रखी थी कि 5000 रुपये भी अगर उनकी इनकम है तो वो ओल्ड एज पेंशन नहीं लेगा, उसमें मात्र 300 रुपये इनकम होती थी जी। बाद में इसको बढ़ा करके 2 लाख किया है। तो इस नाते से एक सीमा तो उसकी भी रखनी है। अगर बिना सीमा के एक व्यक्ति है जिसकी मानो 10 एकड़ जमीन है, उसको नहीं लेना चाहिए। एक व्यक्ति है जिसकी कोई दूसरी पेंशन मिलती है, उसको नहीं लेनी चाहिए। कहीं से भी किसी सोर्स से इनकम है, उसको नहीं लेना चाहिए। और मुझे कहते हुए बड़ा कई बार बात कहते हुए तकलीफ होती है। विधवा पेंशन भी हमारी कुछ बहनें जी, मैं बहनों का सम्मान करता हूँ, विधवाओं के प्रति हमारी सहानुभूति है, लेकिन अपने यहाँ समाज में विधवा होने के बाद ये अच्छी बात है कि एक परंपरा विधवा का पुनर्विवाह करने का भी है जी। विधवा होने पर पेंशन मिल गई, लेकिन पुनर्विवाह होने के बाद पेंशन कटवानी चाहिए थी, नहीं कटी। अब क्या करेंगे? न्याय तो न्याय है, उस न्याय में अन्याय उनसे भी नहीं कर रहे हम, लेकिन जिनको नहीं मिली है उनको दी जाए, लेकिन जो गलत ढंग से ले रहे हैं उनको, ये हिम्मत कभी किसी ने की नहीं। और हमने की इसलिए कि लोगों के सामने एक छवि जाए कि ठीक बात है। ऐसे ऐसे लोग, एक बार पिछली सरकार के समय हमारे रोहतक में मन्नू जी बैठे हैं, इनको पता, हमारे बैठे हैं, क्या नाम, छिगारा जी। तो वहाँ ऐसे कुछ प्रमुख लोग गाड़ी रखे हुए हैं, 4 मंजिला मकान है और बीपीएल में नाम लिखवाया हुआ है। हमारे पास शिकायत आई, हमने कहा भी ऐसा करो, इन 50 नामों को इकट्ठा करो, अखबार में छपवा दो कि ये 50 लोग हैं, ये बीपीएल का लाभ ले रहे हैं। जिस दिन वो छपे, अगले दिन किसी को सफाई आ गई, पता नहीं मेरा नाम किसने डलवा दिया, मैंने तो डलवाया नहीं, मैंने तो कभी लाभ नहीं लिया। तो ये क्या था? इस व्यवस्था को ठीक करना ये हमारा दायित्व था, हमने किया। पर आपके इस दायित्व के चक्कर में तो बड़ा अत्याचार हो रहा है, ऐसा अभय सिंह चौटाला थोड़ी देर पहले इस कार्यक्रम में बता के गए। वो परिवार पहचान पत्र के अंतर्गत कहीं वो बता रहे थे, सिरसा के अंतर्गत रानिया क्षेत्र का, कि एक लड़का जो है रेलवे का फॉर्म भर रहा था, उसे मेडिकल कराने के लिए बोल दिया, वो कागज में उसके नसबंदी का कर दिया। इस तरीके का काम हो रहा है, क्या कहेंगे आप? रेलवे का फॉर्म भरने के लिए नसबंदी, ये कौन सा, मुझे तो कोई ऐसा सिस्टम समझ में नहीं आया। और अगर वास्तव में इस प्रकार का आरोप लगाया उन्होंने तो बड़ी एक भयंकर बात है ये। और इस भयंकर बात को मैं अभय चौटाला को मैं आह्वान करता हूं, चैलेंज करता हूं यहाँ से कि इस केस को सिद्ध कर दें। जिस डॉक्टर ने या सीएम ने जो कुछ किया होगा उसके खिलाफ तो कार्रवाई होगी होगी। अभय सिंह चौटाला को 1 लाख रुपया इनाम दूंगा अगर सिद्ध करे तो। मनोहरलाल खट्टर जी का ये अपनी व्यवस्था पे भरोसा है कि वो अभय सिंह चौटाला की बात पर सीधे यहाँ पर चुनौती दे रहे हैं कि साबित करके दिखाएं अपने आरोप को, जो वो इसी सदन में कह कर गए थे। हम देखते हैं आने वाले समय में कि अभय सिंह चौटाला आपकी इस चुनौती को स्वीकार कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। बहरहाल हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आपके संदर्भ में जैसे मैंने शुरुआत में बात की, आप एक सामाजिक कार्यकर्ता रहे, एक विचारक रहे, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आपकी संस्कार देने वाली संस्था रही, और उस संस्कार के तहत अंत्योदय आपको बड़ा प्रिय रहा। तो जिस समय आप पढ़ते थे, गढ़ते थे, उस समय तो अंत्योदय बहुत बहाया। मुख्यमंत्री बनने के बाद अंत्योदय कहीं ध्यान में आया या वह उसी समय तक बस ध्यान में रहा? अब मुख्यमंत्री के बाद कहाँ रहा? ऐसा नहीं है। देखिए, जैसे मैंने कहा कि समाज सेवा का अनुभव मेरा सन 1980 से है। आपने ठीक कहा कि मैं संघ का प्रचारक था, तो इस प्रकार के जो परिवार होते थे, इस प्रकार के व्यक्ति सिटीजन नागरिक होते थे जिनको बहुत बड़ी चीज़ों की आवश्यकता होती है, उनकी आवश्यकताएं कैसे पूरी करना, ये उस समय कई संगठनों के माध्यम से करते थे। और जब भारतीय जनता पार्टी का संगठन मंत्री बना, तब नितिन गडकरी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो उस समय उन्होंने मुझे कहा कि एक ऐसा काम जो मन को अच्छा लगे,
ऐसा कौन सा काम है? कभी कभी पूछ लेते हैं दायित्व देने से पहले। मैंने कहा जी ये जो अंत्योदय का विषय है ये मेरा प्रिय विषय है, और सारे देश भर में आज करोड़ों परिवार ऐसे हैं जिनकी सहायता करनी चाहिए। मुझे उन्होंने पूरे देश भर का अंत्योदय का इंचार्ज बनाया, हमारे अंत्योदय प्रकोष्ठ था, 3 साल उसमें मैंने काम किया। लेकिन उस समय हमारी चूंकि सरकारें ज़्यादा नहीं थी, कहीं कहीं गुजरात में सरकार थी, 2 और सरकारें थी, मुख्य रूप से संगठन के बजाय सरकारें ये काम करें, इसके लिए जब मुझे मुख्यमंत्री बनने का जब अवसर आया तो मुझे लगा कि ये मेरे लिए अवसर है। और इस समय एक एक परिवार को ढूंढा जाए कौन गरीब है, किसके घर की क्या कठिनाई है, प्रोएक्टिव होकर के। और हमने उसका सिस्टम जब बनाया तो एक नई खोज, उस समय नाम हमने रखा था HRDB, हरियाणा रेजिडेंट डाटाबेस, एक प्रोग्राम। लेकिन किन्हीं कारणों से फिर वो किसी ने कह दिया कि इस पर तो आपका कोर्ट जो है वो इसके ऊपर नहीं करेगा, सुप्रीम कोर्ट ये करेगा वो करेगा, ऐसा थोड़ा विनय नहीं थे। तो हमने उसका फिर अध्ययन करना शुरू किया कि कहीं कोई कठिनाई ना आ जाए। आधार हमने मांगना शुरू किया, लोगों ने मना करना शुरू किया कि आधार तो हम नहीं देंगे। तब एक नई व्यवस्था हमने बनाई, परिवार पहचान पत्र, कि परिवार एक इकाई, क्योंकि अपने यहाँ हम जानते हैं समाज के अंदर व्यक्ति एक इकाई नहीं है। अगर देखा जाए तो हमारे सिस्टम में परिवार एक इकाई है। कमाने वाला एक है, शायद खाने वाले 5 हैं, 4 हैं, 10 हैं, कमाने वाले 2 हैं। तो परिवार के सिस्टम को मेंटेन भी रखना होता है, तो परिवार की क्यों ना एक आइडेंटिटी बनाई जाए। तब परिवार पहचान पत्र आया। सबसे हमने सेल्फ डिक्लेयर्ड सारी डाटा मांगा, लगभग 71 लाख परिवारों ने अपना डाटा दिया। इसको फिर मैंने वेरीफाई कराया, हर एक से साइन करा करके उसको अपलोड किया। तो आज इस प्रकार के जो परिवारों का वेरिफिकेशन करने के बाद उसमें से मात्र अभी 5 लाख परिवार ऐसे हैं जिनके सिग्नेचर होकर के तो डाटा हमारे पास नहीं आया है, लेकिन बाकी कोई 68 लाख परिवारों का डाटा हमारे पास आ चुका है। उसमें कौन गरीब है, कौन अपने काम को अपने आप चला सकता है, निम्न आय वर्ग, मध्यम आय वर्ग, उच्च आय वर्ग। उच्च आय वर्ग को तो हमने कुछ देना भी नहीं है, उनको कोई समस्या कठिनाई भी नहीं है। मध्यम आय वर्ग को कुछ आवश्यकता होती है, उसको कुछ सहयोग करना होगा। निम्न आय वर्ग को बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। तो हमने जो निम्न आय वर्ग का जो लिमिट थी पहले, जिसको SCCC डाटा केंद्र सरकार ने 2011 में बनाया था, 1,20,000 रुपये वार्षिक उसकी लिमिट थी। हमें लगा कि 1,20,000 में हमारे बहुत कम संख्या है, इसको बढ़ा करके इसको हमने 1,80,000 किया। और आज 29 लाख परिवार आइडेंटिफाइड परिवार हैं कि ये 1,80,000 के हैं, जो सुविधाएं देनी है इनको देंगे। हाँ, पर आप सुविधाएं देने की बात कर रहे हैं, आप तो खुद अपने हाथ झाड़ के बैठे हैं। एक ऐसा मुख्यमंत्री जो अपने पास कोई अधिकारी नहीं रखना चाहता है, लोग आपके पास आएंगे क्यों? अभी थोड़ी देर पहले आप बोल रहे थे मैंने डिस्क्रिप्शन पावर छोड़ दी। हरियाणा की तो परंपरा रही है, मुख्यमंत्री के पास से आके हर चीज का समाधान मिलता है। आप पहले ही हाथ झाड़ के बैठे हैं, बात कैसे बनेगी? देखिए, हमें सरकार को जो काम होता है वो होता है सिस्टम्स को बनाने का। अधिकार अपने हाथ में रखने का नहीं है कि जिसको मैं चाहूंगा ये करूंगा। मैं, मेरे पास पहले पिछले 5 साल की बात है, एक लिस्ट आई कि हमको एक IAS ये बनाना है। मैं बड़ा हैरान हुआ कि मैं एक IAS को कैसे सिलेक्ट करूंगा। सिफारिशें शुरू हो गई, मेरे बेटे को बना दो, मेरे भाई को बना दो, मेरी बहन को बना दो, मेरी पत्नी को बना दो। ये सिफारिशें शुरू हो गई। मुझे लगा कि वास्तव में बहुत बड़ा अधिकार मिला हुआ है। बाद में विचार किया कि मैं किसी ऐसे आदमी को बनाऊं, वो योग्य है कि नहीं है। मेरे पास कैसा कौन सा मापदंड है? मेरे पास मापदंड नहीं है। अल्टीमेटली 5 साल हमने कोई नियुक्ति उसमें नहीं की। जब वो संख्या बढ़ गई, क्योंकि हर साल एक आध नाम जुड़ता जाता है, जब वो 5 संख्या हो गई तो हमने जितने उसमें एम्प्लॉइज थे जो उसकी एलिजिबिलिटी को पूरा करते थे, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सबको कहा कि फॉर्म भरो, हम HPSC से एग्जाम लेंगे 5 सीटों के लिए। बाद में 5 गुणा 25 लोग उसमें सिलेक्ट करेंगे और फिर UPSC को भेजेंगे। जिसको UPSC इंटरव्यू लेके छांट दे वो हम 5 लगा देंगे। मेरे पास कोई अधिकार नहीं रखने का, मैं क्यों रखूंगा? एक बात बताइए, आप इतने दावे कर रहे हैं कि आपने पूरे सिस्टम को ठीक कर दिया, ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, पारदर्शिता कर रहे हैं, तो फिर जाकर हरियाणा के संदर्भ में ये बातें क्यों की जा रही हैं कि हरियाणा तो बर्बाद हो रहा है? बेरोजगारी की दर में वो CMI एक संस्था है उसने बताया है देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर अगर कहीं है तो हरियाणा के संदर्भ में है। भूपेंद्र हुड्डा जी चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं हर परिवार 6 लाख रुपए का कर्जदार हो गया खट्टर जी के राज में। आंकड़े बताए जा रहे हैं 3 लाख करोड़ से ज्यादा कर्जा हो गया हरियाणा जैसे समृद्ध प्रदेश में। विरोधाभास है आपके दावों में और इन आरोपों में या उन आंकड़ों में। देखिए, पहली बात तो है कि विपक्ष का काम होता है
इस प्रकार के आरोप लगाना, बेबुनियाद बिना सिर पैर के खोखले आरोप लगाना उनका काम है। और वो कितने आरोप लगाएंगे चिंता नहीं है। मुझे तो जनता को देखना कि जनता को उन आरोपों में सत्यता लगती है क्या। जहां तक बेरोजगारी की बात है, आपने सबसे पहले बेरोजगारी का विषय किया। मैं कई बार वैसे कह भी चुका हूं, बार बार ही दोहराना पड़ता है मुझे कि बेरोजगारी, पहला तो उनका बेरोजगारी को नापने का जो पैमाना वो ये कि उनके समय में जो उनके इर्द गिर्द एक लगा रहता था, जो लोग उनके इर्द गिर्द घूमते रहते थे और वो जो करते थे, क्या करते थे, कमीशन खोरी। इसका काम करा दिया, उससे पैसे ले लिए, उसका काम करा दिया, उससे पैसे ले लिए, इलाके से लोगों को भर लाए और भर के कला के काम करा के उससे अपनी जेब से निकाल लिया जो निकालना था। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है हमारे पास। और जब हमने सिस्टम बना दिए, हमने ट्रांसफर्स के सिस्टम बना दिए, हमने नियुक्तियों के सिस्टम बना दिए, एक एक ट्रांसफर में जो व्यक्ति 20-20, 30-30 हजार रुपया खर्च करता था। मैं आज एक ऐसी बात आपको बता रहा हूं जो शायद पता नहीं जनता को बताने की नहीं बतानी चाहिए। हुड्डा साहब की सरकार में मेरे भाई की पत्नी हेल्थ डिपार्टमेंट में सर्विस करती थी, उसको कहीं दूर उन्होंने ट्रांसफर कर दिया। भाई की इच्छा थी कि कहीं घर के नजदीक आ जाए। उस ट्रांसफर को कराने के लिए उसको 6,000 रुपया देना पड़ा था, 6,000 रुपया मेरे भाई को। और किसको दिया था वो नाम नहीं बताऊंगा, उनकी सरकार के हिस्से होते हैं तो वो चलता रहता। अब ये एक एक व्यक्ति इस प्रकार के धंधे करता था। अब धीरे धीरे हमने जितने सारे सिस्टम बैठाए, ये सारे लोग बेरोजगार हो गए। हमने सारे ये सफेद धौड़ कपड़िए जिनको कहते हैं, इनके खूंटे पर टंगा दिए, बैठे रहो। अब यही बेरोजगार हो गए, ये उनके कान में आके फूंक मारते हैं, क्या करें साहब, कोई इनकम नहीं, कोई कमा नहीं, बेरोजगार हो गए। इनको लगा सारी दुनिया बेरोजगार हो गई। और बेरोजगारी का आंकड़ा शुरू में तो उनको समझ में आता नहीं था। 2017 में ये जो CMEI जी, ये जो संस्था है, इसने 2017 में हमारे यहाँ किसी एक महीने में कहा हरियाणा जो है एम्प्लॉयमेंट पे बहुत बेस्ट है, यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट रेट सिर्फ 2% है। ये CMEI का 2017 का आंकड़ा बता रहा हूँ मैं आपको जी। और वही संस्था, उसके किसी ने कान मरोड़े होंगे कि अब क्या कर रही है, 2% है। फिर उन्होंने बढ़ना शुरू किया, 2% से फिर 10% पर आए, फिर 15 पर आए, फिर 18 पर आए, 25 पर आए, 30 पर आए, 35, 38। अब 38% तक भी उन्होंने एक बार शो कर दिया। जब उनको लगा बहुत ज्यादा हो गए तो किसी एक महीने में 38% है, अगले ही महीने में 24% दिखा दिया, 14%। बीच में हस्तक्षेप करना चाहता हूं। 2017 में उन्होंने बताया था ना 2% है, तब सरकार किसकी थी? तब पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी के मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व की सरकार थी ना। क्या गठबंधन सरकार के चलते ऐसी बाध्यताएं आ गई जिसके कारण ये बेरोजगारी बढ़ गई? ऐसा नहीं है। मैं तो CMEI के ऊपर बता रहा हूं कि उनके यहाँ उनका जो CEO है, उनके जो सारी टोली है वो कांग्रेस की टोली है। एक मिस्टर शाह है वहां, अजय शाह, वो इनके मैनिफेस्टो कमेटी के मेंबर रहे हैं। जो कांग्रेस के मैनिफेस्टो कमेटी का मेंबर होगा तो कितना महत्वपूर्ण व्यक्ति होगा वहां। और उसकी संस्था आज हमारी बेरोजगारी दिखा रही है। और उसमें भी चूंकि वो संस्था ऐसी, उन्होंने बाकायदा अपने वेबसाइट पर लिखा हुआ है कि हमारी संस्था तो जो भी कोई जिस प्रकार का डाटा हमारे से सर्वे कराना चाहे वो करा सकते हैं। वो प्रीमियम बेस्ड है, यानी उनकी जो उसमें क्या उसको बोलते हैं, सब्सक्रिप्शन बेस्ड, कि वो सब्सक्राइब करते हैं कि किस प्रकार का डाटा आपको चाहिए, हमको पैसा दो, हम डाटा देते हैं। ये उनकी वेबसाइट पर है। तो ऐसी प्राइवेट संस्था और जो इनकम ओरिएंटेड संस्था है उसके ऊपर हमको क्यों करना उस पर भरोसा? हाँ, कल को अगर हम उससे अपना काम कराने लग जाए सर्वे का पैसे दे करके, शायद हमारा ही वो दिखाना कम शुरू कर देगी। मुझे इसमें नहीं जाना, मुझे तो अपने सिस्टम पर भरोसा है। क्या हमने परिवार पहचान पत्र में पूछा आप क्या करते हो, तो किसी ने कहा किसान है, किसी ने कहा दुकानदार है, किसी ने कहा मैं बेरोजगार हूं। जिन्होंने बेरोजगार कहा है वो 8,17,000 लोग हैं सिर्फ। और हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो ऑफिशियल डाटा है उसमें वो 8,70,000 है। अब 8 लाख 8,70 ये अंतर हो सकता है, लेकिन 8 लाख का वो 30 लाख नहीं हो सकता कभी भी। ये जो 10-11 लाख लोग फार्म भरते हैं, इसमें बहुत लोग ऐसे होते हैं जो किसी एक नौकरी में पहले लगे होते हैं, प्राइवेट में होते हैं, सरकारी में अच्छा करते हैं, ग्रुप डी वाला ग्रुप सी में अगर उसकी क्वालिफिकेशन है तो सी में भी भरता है। तो ये कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अंडर एम्प्लॉयड अपने आप को मान के चलते हैं, वो भी भरते हैं। तो ये कुल मिलाकर के संख्या 6% 7% ये होती है। और किसी भी इकोनॉमी में 5% संख्या, चाहे आप अमेरिका को उठा के देख लीजिए, 4 से 5% बेरोजगारी वहां भी है, कोई बेरोजगारी नहीं है। तो आपका दावा है कि हरियाणा में कुल मिला के बेरोजगारों की बात करें तो 8,17,000।
वो उस दावे से बिल्कुल विपरीत है जो सीएमईआई के आंकड़े बताते हैं। मैं तो बता रहा हूं, मैं उसको कह रहा हूं, चैलेंज कर रहा हूं सीएमईआई। तो ये मुख्यमंत्री जी के खुले मंच से चुनौती है उस संस्था को कि वो अपने आंकड़ों की सत्यता को प्रमाणित करे। बहरहाल इसी के अंतर्गत बात जब उन्होंने एज वाइज जो हिज्जे किए, 18 साल से नीचे के लोगों को भी उन्होंने बेरोजगार बता रखा है। अब 18 साल से नीचे बेरोजगार नहीं होते हैं, उनकी पढ़ाई की उम्र होती है, उनको पढ़ना होता है। ये अलग बात है वो पढ़ भी नहीं रहे होंगे और मानो काम भी नहीं कर रहे होंगे, तो उसको तो हम ये मानेंगे कि ड्रॉप आउट संख्या है। आज शिक्षा का जो अधिकार दिया गया है उसमें शिक्षा देने का अधिकार सरकार, यानी लेने का अधिकार सरकार का है, ड्यूटी सरकार की है, हमने उसके लिए काम किया है। अभी हमारे पास परिवार पहचान पत्र में एज वाइज कुछ ग्रुप बनाए हैं। एक ग्रुप हमने बनाया 6 साल से लेकर 18 साल तक। तो 6 से 18 साल का जो ग्रुप है, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट एक एक बच्चे को ट्रैक करेंगे, सरकारी स्कूलों में कितने पढ़ रहे हैं, प्राइवेट में कितने पढ़ रहे हैं, और जो बच्चे पीपी में है लेकिन कहीं पढ़ नहीं रहे हैं वो कहाँ हैं, उनको ढूंढेंगे, उनको लाएंगे, उनकी काउंसलिंग, बच्चों की, माता पिता की, उनको पढ़ाएंगे। कोई भी बच्चा बिना पढ़ाई के 18 साल तक नहीं होना चाहिए, ये हम करेंगे। इसलिए वो फिगर उनकी 4-5 लाख तो उसमें निकल जाती है। आप सारे बच्चों को पढ़ाने की बात कर रहे हैं, इधर आंकड़े आते हैं कि इतने स्कूल आपने बंद कर दिए, इतने स्कूलों पे ताले लगवा दिए। दोनों बातों में बड़ा विरोधाभास है। बहुत बढ़िया प्रश्न किया आपने ये। देखिए हमारे सिस्टम में जो आज तक पहले चलता रहा, अब हमें भी आखिर एकदम पहले दिन तो समझ नहीं आता, कुछ सालों के बाद ही समझ में आता है। क्या किया इन्होंने कि एक बिल्डिंग है गांव के अंदर और +2 का स्कूल है, तो इन्होंने कहा कि एक स्कूल इसमें जो 5वीं तक का है उसका हेडमास्टर है, ये स्कूल अलग होगा, 5वीं से 8वीं मिडिल स्कूल ये अलग होगा, 8वीं से 10वीं हाई स्कूल ये अलग होगा, 11वीं 12वीं का सीनियर सेकेंडरी स्कूल ये अलग होगा। यानी उसी स्कूल को 4 या 5 श्रेणियों में बांट दिया, बिल्डिंग एक है और कह दिया 5 स्कूल हैं। अब हमने कहा कि देखो गलत है ये, क्योंकि टीचर्स को आखिर 2 कक्षाएं हैं, 2 सेक्शन, 6 पीरियड कम से कम एक टीचर को पढ़ाना होता है। तो क्या 11वीं 12वीं का टीचर अगर उसके पास काम कम है तो 9वीं 10वीं को नहीं पढ़ा सकता क्या? या 9वीं 10वीं का टीचर जिसके पास काम कम है वो 6ठी से 8वीं को नहीं पढ़ा सकता क्या? उनके मैंडेट में है कि आप अपने ऊपर की क्लास में समय आपके पास है तो नीचे की क्लास को आपको सब्जेक्ट के हिसाब से पढ़ाना है। 6 पीरियड हर दिन, महीने के सप्ताह के 36 पीरियड या 36 हैं, शायद 36 हैं, कि ये पीरियड मैंडेट है उनका। और इन्होंने उसको सबको दरकिनार करके, क्योंकि एक स्कूल दूसरा स्कूल जाएंगे नहीं, हमने उसको एक स्कूल माना। और जब एक स्कूल माना तो आज 10,000 यानी 14,000 के बजाय ये कम्प्लेक्स, स्कूल कम्प्लेक्स 10,000 हैं। स्कूल कोई बंद नहीं किया, सिर्फ 14,000 की संख्या वो 10,000 या 11,000 हो गई है। वही स्कूल है, वही अध्यापक है, वही बच्चे हैं। तो इसलिए केवल एक आंकड़ा बढ़ाए रखने के लिए, और इसका दुष्प्रभाव क्या होता है? दुष्प्रभाव क्या होता है? इतने संख्या पोस्ट कर ली, क्या पोस्ट सैंक्शन कर दी, करा सकते हैं, किसी की भी संख्या सैंक्शन हो जाती है। तो पोस्ट सैंक्शन होने के बाद और वहां अब स्कूल में आवश्यकता नहीं है तो इधर ये है कि पोस्ट सैंक्शन है, तो डाटा में तो ये आ गया कि 30,000 वैकेंसीज है, क्यों नहीं भर रहे हैं? हमारे पास जेबीटी टीचर्स आज भी जितने बच्चे हैं उनसे ज्यादा है। जेबीटी प्राइमरी स्कूल में एक पैमाना होता है 1:30 का, के स्टूडेंट पीपल रेशो, टीचर पीपल रेशो 1:30 होना चाहिए। लेकिन कुछ कारणों से वो गेस्ट टीचर्स भी आ गए, फिर कोर्ट से भी जेबीटी 2 बैच थे, दोनों का झगड़ा था। पहले कोर्ट ने एक को सिलेक्ट कर दिया, उसको बाहर कर दिया, कुछ देर बाद कोर्ट ने दूसरे को भी सिलेक्ट कर दिया। अल्टीमेटली दोनों जेबीटी के भी सिलेक्ट हो गए, और जो गेस्ट टीचर थे उनको भी हमने 58 साल तक रिटायर नहीं करेंगे इनको, वो नियम हमने बना दिया। तो कुल मिला के जेबीटी टीचर ज्यादा हो गए। अब ज्यादा रखें कैसे? अल्टीमेटली हमको मजबूरी में वो रेशो 1:30 के बजाय 1:25 करनी पड़ी। केवल उन अध्यापकों की नौकरी ना जाए। तो आपने स्कूलों में तो ये कर दिया, ये कॉलेजों के साथ क्या दुश्मनी निभा रहे हैं? कॉलेजों में यूनिवर्सिटी खुल रही हैं, पढ़ाने के लिए ना प्रोफेसर हैं, ना उनकी भर्तियां हैं, इतने पद खाली पड़े हुए हैं। ये सारा जोर स्कूलों पे, कॉलेजों ने क्या बिगाड़ा? नहीं, कॉलेजों में भी देखिए, हम चूंकि कॉलेज हमने नए बहुत बनाए हैं, नए कॉलेज 71 नए कॉलेज हमने खोले हैं इन पिछले सालों में, और 71 में से 32 हैं या 38 हैं, एग्जैक्ट फिगर मुझे याद नहीं, लेकिन 30 से ऊपर हैं जो केवल महिलाओं के हैं। यानी हमने महिलाओं की शिक्षा के लिए एक घोषणा की थी कि 20 किलोमीटर के दायरे में एक कॉलेज जरूर होगा, या महिला कॉलेज नहीं तो कोएड कॉलेज। इसलिए वो हमने टारगेट अपना पूरा कर लिया है। अभी भी कुछ थोड़ी बहुत डिमांड आती है, तो कुल मिलाकर के 8-10 स्थान ऐसे बचे हैं जो कहते हैं कि हमारा कॉलेज होना चाहिए।
उसके मैपिंग कर रहे हैं। उस मैपिंग में अगर लगेगा कि हाँ 20 किलोमीटर के दायरे में कॉलेज नहीं है तो जरूर खोलेंगे, लेकिन 20 किलोमीटर दायरा मतलब 10 किलोमीटर इधर 10 किलोमीटर उधर, किसी भी हमारी बहन बेटी को 10 किलोमीटर से ज़्यादा ट्रेवल न करना पड़े, और ये टारगेट हमने पूरा कर दिया है। अब टारगेट पूरा किया है तो वहाँ अध्यापक प्राध्यापकों की कमी जो है उसको पूरा कर रहे हैं। अभी भी लगभग 7,000 प्रोफेसर्स और पीजीटी टीचर्स, इनकी भर्ती हमारा HPSC वो अपना करना शुरू कर दिया उन्होंने, बहुत जल्दी भर्ती करेंगे, और जब तक ये पूरे नहीं होते हैं तब तक हम उनकी टेम्परेरी टीचर्स की व्यवस्था कर रहे हैं, उनको दे रखे हैं। जब से हमने इस कार्यक्रम की घोषणा की, कुछ सवाल हमारे पास आ रहे थे, कुछ और विषयों पर बात करनी है, लेकिन ये इससे जुड़ा हुआ ही उनके द्वारा उठाया गया सवाल था कि सरकारी सहायता प्राप्त जो निजी कॉलेजेस हैं उनका दावा है कि सरकार ने कहा था कि हम इसका जो है संविलियन करेंगे, सरकारीकरण करेंगे, पर वो पिछले 3 साल से फाइलें जो है वित्त विभाग में घूम रही हैं, सवाल जवाब। कुछ है उसके संदर्भ में सरकार का फैसला? मैं बताता हूँ ना। देखिए, जब उन्होंने कहा कि हम सरकारी कॉलेजेस को हैंड ओवर करना चाहते हैं सरकार को, हमने कहा स्वागत है। अब जब करने लगे तो करने लगे जी हम आपको अपने अध्यापक दे देंगे, आपको कॉलेज नहीं देंगे। हमने कहा फिर सरेंडर क्या हुआ भाई? आप तो अपने अध्यापकों की जो भर्ती की हुई है वो किस नॉर्म से की, किस नॉर्म से नहीं की, उनको सैलरी कितनी देते हैं, कितनी नहीं देते हैं, सरकार में सैलरी अच्छी है, उनकी भी इच्छा कमाना चाहते हैं, वो भी भेजना चाहते हैं, और जो बिल्डिंग है स्कूल की, कॉलेज की, उस बिल्डिंग को हम अपनी प्रॉपर्टी कमर्शियल करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, उसका यूज करेंगे। क्योंकि वो भी जो स्कूल खोला गया था जनता के द्वारा खोला गया, किसी संस्था के द्वारा खोला गया, तो संस्था का जो पैसा लगा हुआ चीज है वो प्रॉपर्टी भी आपको सरकार को देनी होगी, अगर आपने कॉलेज सरकार को देना है। कोई भी कॉलेज आज अपनी बिल्डिंग, अपने स्टाफ पूरा देना चाहता है, आज भी हम तैयार हैं। कोई कहेगा मेरे अध्यापक ले लो और अपने कॉलेज में ले जाओ और हम उसको मर्ज कर लो, वो नहीं होगा। मतलब लोग अपनी जिम्मेदारी ट्रांसफर करना चाहते हैं पर अपने संसाधन उपलब्ध नहीं कराना चाहते हैं। तो मुख्यमंत्री जी की महत्वपूर्ण घोषणा है कि जो भी कॉलेज निजी क्षेत्र का है और सरकारी सहायता प्राप्त है, अगर वह अपने संसाधनों के साथ सरकार को हस्तांतरित करता है तो उसके लिए आप तैयार? बिल्कुल यही आशय? बिल्कुल तैयार है, क्योंकि हम 75% तो हम पहले दे ही रहे हैं, हम तो उनसे लेंगे तो जस्ट 25% और देना है, फिर पूरा कॉलेज भी आएगा, व्यवस्था भी हमारी होगी, हम करेंगे उसको। हमने अंत्योदय के संदर्भ में बात की। एक और आप जिस भी मंच पर बैठते हैं बड़े गर्व के साथ में एक बात करते हैं, हरियाणा एक, हरियाणवी एक। क्या साबित करना चाहते हैं? इससे पहले वाले लोग क्या हरियाणा का विभाजन करते थे? मजेदार हिमांशु जी, हम देखते हैं कि पहले जो सरकारें आई और खास करके जो मुख्यमंत्री बनता था, वो प्रदेश उसके लिए सबसे पहले उसकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी होती थी वो उसका प्रदेश होता था, या ज़्यादा जिला। उस अपने जिले को वो अपना प्रदेश मान लेता था, उसके बाहर बहुत ज़्यादा चिंता वो करता नहीं था। आदेश ज़्यादा अपने जिले में उसी में लगा रहता था, पैसा भी उस इलाके का जितना होता था मैक्सिमम उसी में लगता था। चाहे फिर वो कभी वो भिवानी जिला रहा हो, कभी वो सिरसा जिला रहा हो, कभी हिसार जिला रहा हो, कभी रोहतक जिला रहा हो, तो सब अपने जिलों को अपना प्रदेश मानते थे। मैंने ही कहा कि नहीं, हरियाणा एक, हरियाणा में एक तो इस कारण से कि सब जगह जितना विकास होगा, पैसा लगेगा, उस सब जगह लगेगा। हाँ, भेदभाव करूंगा। क्या भेदभाव करूंगा? जहां विकास कम हुआ है वहां पैसा ज्यादा लगाऊंगा, ये भेदभाव होगा। और इसी को, ये भी अंत्योदय के मात्र कारण से है। अंत्योदय की भावना यही है, जो पिछड़ गया, जो अंत में रह गया, उसमें जिला भी हो सकता है, उसमें कोई विधानसभा भी हो सकती है, उसमें कोई ब्लॉक भी हो सकता है। केंद्र सरकार ने 110 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बनाए कि जो जिले देश में सबसे पीछे रह गए हैं उसमें संयोग से एक जिला हमारा भी है जी, नूह जिला है। नूह जिला बाकी जिलों की अपेक्षा पिछड़ा हुआ है, सब मानते हैं। हमें केंद्र सरकार ने अलॉट किया, हम उसमें बराबर काम कर रहे हैं और बाकी जिलों से ज्यादा कर रहे हैं। आज वहां के लोग प्रसन्न हैं कि हाँ भी सरकार के आने के बाद हमारे काम पर्याप्त हुए हैं, और 100% खुश कितने हैं कि इस बार जिला परिषद का चेयरमैन कभी आज तक नहीं हुआ, वो भारतीय जनता पार्टी का बना नूह में। नूह में जिला परिषद चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी का बन जाए तो और क्या चाहिए? हरियाणवी एक, हरियाणा एक, ये बात तो ठीक है, पर आपकी अपनी पार्टी के नेताओं से इतनी दुश्मनी क्या है? अब मुख्यमंत्री आप भारतीय जनता पार्टी के हैं तो काम तो ऐसा करेंगे जैसे भाजपा के नेताओं का जीतना सुनिश्चित हो, भाजपा के विधायकों का जीतना सुनिश्चित हो। अभी आपने सारे विधायकों को बोल दिया जितने हैं कि सबको अपने इलाकों की सड़कों के लिए 25-25 करोड़ रुपए मिलेंगे। या अन्य पार्टियों के विधायकों को जिताने में आपकी इतनी दिलचस्पी क्यों है? किससे नाराजगी है जिसके चलते आप ऐसा काम कर रहे हैं? देखिए, कुल मिलाकर जब उन्होंने कहा कि हम भेदभाव किसी से नहीं करेंगे, भेदभाव किसी से नहीं करेंगे, ये कोई विधायक का विषय नहीं है, ये जनता का विषय है।
आखिर उस इलाके में भी जनता रहती कि नहीं रहती है, और हरियाणा की जनता होगी। मुख्यमंत्री बनने से पहले, चुनाव जीतने से पहले तो मैं कह सकता हूं कि मैंने मदद जो है वो अपने जो नज़दीकी लोग हैं उन्हीं से ज़्यादा मांगी होगी, उन्होंने ज़्यादा मदद की होगी। पार्टी के नाते भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जिताने में ज़्यादा भूमिका निभाई होगी। लेकिन जब हम दायित्व पर आ गए हैं, हमारा लोकतंत्र ये कहता है कि जब आप दायित्व और बैठ गए हैं किसी कुर्सी के ऊपर, कोई सरकार बना ली है, तो सरकार केवल उन कॉन्स्टिट्यूंसीज की नहीं है जहां के विधायक आपको सपोर्ट कर रहे हैं, वो सरकार पूरे प्रदेश के लिए है। और प्रदेश में जहां कमी है उस कमी को पूरा करना हमारा काम है। सड़कें अगर टूटी हुई हैं तो वो बीजेपी या जेजेपी के विधायकों के इलाकों में तो सड़कें ठीक हो जाएं और बाकी जगह ठीक ना हो, वहां जनता नहीं रहती क्या? वहां जनता रहती है। आखिर हमारा मकसद ये है कि लोगों को नीतियां पता लगें कि हमारी नीति क्या है, उनकी नीति क्या है। और वास्तव में सरकारों का काम नीतियां बनाना ज्यादा होता है। हमारे जो काम करने का तरीका, कार्य पद्धति, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। जिस दिन लोगों को ये विश्वास होगा कि इनकी काम करने की पद्धति तो बिल्कुल अलग है, उस दिन निश्चित रूप से जो लोग आज तक उनकी तरफ देखते रहे वो घूम के हमारी तरफ आने वाले हैं। आखिर जनता तो समझती है ना कि हमको किधर जाना है, जनता ने आगे किसको जिताना है। उन विधायकों का उसमें रोल नहीं है, उसमें सरकार का रोल है कि सरकार जो काम करा रही है तो ये काम सरकार के द्वारा ही कराए जा रहे हैं। इसलिए हमारी इच्छा तो ये भी है कि हम आगे विपक्षी दल है उनको कहीं ना कहीं समेट लें, कहीं उनको छोटा कर दें। तो तभी होगा जब उन स्थानों पर भी अच्छा काम करके दिखाएंगे। ये हमारा उद्देश्य है। तो ये छोटा करने में आप कांग्रेस के संदर्भ में भी बात कर रहे हैं, इनेलो के संदर्भ में कर रहे हैं, या जेजेपी के संदर्भ में भी हम लोग कुछ उम्मीद रखें? देखिए, आज विपक्षी दल जो है, मैं तो उसके संदर्भ की बात करूंगा। जी। जब सरकार हम चला रहे हैं, मिलके चला रहे हैं, तो मिलके चला रहे हैं तो मिलके ही काम कर रहे हैं, मिलके ही चलने की बात है। जब तक मिलके चल रहे हैं तब तक तो हम सरकार के नाते ही हैं, तब तक तो हम एक ही है। ये जो मिलके चल रहे हैं, तो इसमें इस सहयोगी दल को बैसाखी के तौर पर देखते हैं, बोझ के तौर पर देखते हैं, किस तौर पर देखते हैं मनोहर लाल खट्टर जी? क्या रहा पिछले 3.5 साल का अनुभव आपका? देखिए, वो हमारे सहयोगी हैं जी, ना वो बैसाखी है ना बोझ है जी। और कारण उसका साफ है कि ये जनता के मैंडेट का सम्मान करना है जी। अब जनता 5 साल बाद अपने पूरे मन से, पूरे होशो हवास से, पूरे समझ करके, मूल्यांकन करके तभी आगे बढ़ाती है चीजों को। जैसे मैंने बताया कि हमारे यहाँ 3% वोट तो हमारा बढ़ा, लेकिन किन्हीं कारणों से हमारी नंबर ऑफ सीट्स, क्योंकि बहुत मार्जिन पर थे हम, 45 की जरूरत होती है, बल्कि 46 की जरूरत होती है, हम 47 थे, अब मिल गए हम 40 रह गए, अब हम 41 हो गए हैं। आखिर सरकार किसी को बनानी है, वैक्यूम तो छोड़ना नहीं है। जनता ने मैंडेट दिया सबसे बड़ी पार्टी के रूप में, साथ में ये मैंडेट दिया कि आप अकेले सरकार नहीं बना सकते, अब किसी ना किसी को साथ लगाना ही है। तो साथ लगाना है जिनके साथ थोड़ा सा पहले से ही नजदीकी हमारी है ही है, क्योंकि पॉलिटिकली हम इस परिवार के साथ पहले भी इकट्ठे मिलकर चलते ही रहे हैं। पहले हम इनको सपोर्ट करते थे, अब ये हमको सपोर्ट कर रहे हैं। आखिर हमने भी इतने सालों पर इनकी सपोर्ट की है, पर जो एक ही उसके पीछे हेतु होता है कि मेजर विपक्षी पार्टी वो कांग्रेस है, देश में भी प्रदेश में भी, उसको दूर रखना है। और हम अकेले नहीं अगर बना सकते तो उसका दूसरा रास्ता फिर अलायंस ही होता, हमने अलायंस किया। पर आपने जिनको सहयोग में रखा है वो तो आपस में बहुत झगड़ रहे हैं। उनके आधे विधायक अपनी ही पार्टी के मंत्रियों के खिलाफ बयानबाजी करते रहते हैं। कैसे निपटते हैं इससे? देखिए, सरकार हमारी एक है, सरकार में वो हमारा सहयोग कर रहे हैं, सरकार के नाते एक इकाई है। लेकिन जहाँ तक पार्टियों का विषय, पार्टी आज भी अलग अलग हैं। अब उनकी पार्टी में क्या है क्या नहीं है, इस बारे में मुझे टिप्पणी करना अच्छा नहीं लगता, ना मैं करूँगा। चलिए आपकी पार्टी के संदर्भ में बात करते हैं। जैसे हमने कहा कि आप तो संघ के कार्यकर्ता रहे, बहुत प्रामाणिक स्वयंसेवक रहे, भाजपा में भी आप संगठन मंत्री के दायित्व में रहे, बैठ के लेते थे, आप सबको बताते थे संगठन सर्वोपरि है। अब आप सत्ता के प्रमुख हैं, तो अभी भी संगठन सर्वोपरि है या सत्ता सर्वोपरि हो गई? धनखड़ जी फैसले ले रहे हैं या खट्टर जी फैसले ले रहे हैं? जानने में जरा दिलचस्पी है प्रदेश की। देखिए, अपना अपना काम है। जहां तक सरकार का काम है वो फैसले हम लेते हैं, जहां तक पार्टी का काम है फैसले वो लेते हैं, कहीं कोई दुविधा नहीं है। और वो कोई यहाँ के विषय ऐसा नहीं है, हमारा ये परंपरागत जब से जनसंघ से शुरू किया हमने 1951 में, तब से ही है। सरकारें तो जाकर हमने 1967 में कहीं संयुक्त संविधान सरकारें, उसमें मध्य प्रदेश में एक हमारी सरकार बनी थी, बाकी जगह हमने दूसरों को सपोर्ट किया था। फिर हमारी जनता पार्टी के समय सरकार बनी। तो इसलिए सरकार का काम जो होता है सरकार के मुखिया के हिसाब से होता है, और पार्टी का काम पार्टी के हिसाब से होता है। समन्वय हम हर चीज में करते हैं, समन्वय में कहीं कोई दिक्कत नहीं आती। पार्टी के बारे में कोई बात करनी होती है वो हमसे परामर्श करते हैं, सरकार के बारे में कोई बात करनी होती है हम उनसे परामर्श करते हैं।
और इस नाते से सामंजस्य, इस कला को जितना भारतीय जनता पार्टी के सिस्टम में आप देख सकते हैं, किसी पार्टी में नहीं है। बाकी जगह तो नेताओं को इकट्ठा करके, और कितने नेता इकट्ठे हो गए, कितने उनके साथ लगी उनकी ताकत है, वो एक जो कुल मिला के एग्रीगेट ऑफ द पावर ऑफ डिफरेंट लीडर्स, ये उनकी ताकत है। हमारे यहाँ वो नहीं है, हमारे यहाँ लीडर्स की ताकत नहीं है, सीधी सीधी जनता की ताकत है। जो जनता हमारे सिद्धांत, विचारधारा, कार्य पद्धति उसको देखती है। आखिर वहां तो क्या है कि जैसे राजा महाराजा होते थे, राजा रानी के पेट से, और कोई एक जो बच्चा, लड़का लड़की, वो राजा रानी आगे बनते थे। आज लोकतंत्र की पेटी में से निकलते हैं, और लोकतंत्र की पेटी में से निकलने के बाद कोई नेता ऐसा नहीं कर सकता कि मुझे तो अपने बेटे को ही आगे बढ़ाना और किसी को नहीं बढ़ाना है। आज हमारी हुड्डा जी की भी चिंता सबसे बड़ी यही है कि वो जनता की बजाय एस्टेब्लिश करने में लगे हुए कि कैसे दीपेंद्र हुड्डा कैसे एस्टेब्लिश हो जाए। हम एस्टेब्लिश करने में उनको लगे हुए हैं जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम है, उनको पहले एस्टेब्लिश करो, ये हमारा टारगेट है। बहुत अंतर है। अंतर तो ठीक है, लेकिन 2014 के बाद भाजपा भी कुछ बदली सी है। लोग ये भी बताते हैं कि नरेंद्र मोदी के सबसे विश्वस्त लोगों में से मनोहर लाल खट्टर जी हैं। ये भी अतीत में गवाही है कि मनोहर लाल खट्टर जी और नरेंद्र मोदी ने एक साथ एक कमरे में रहकर भी काम किया हुआ है। अब देश के संदर्भ में साफ तौर पर दिखाई देता है कि पार्टी मोदी जी की दिशा के अनुसार चलती है, उनके नेतृत्व में चलती है, उनकी और बड़ी उम्मीद भरी निगाह से देखती है। तो ऐसा कैसे संभव है कि हरियाणा के संदर्भ में पार्टी मनोहर लाल खट्टर जी की और उस उम्मीद से ना देखती हो, और खट्टर जी वैसी दिशा पार्टी को ना देते हो जैसा देश के संदर्भ में मोदी जी देते? नहीं, ऐसा क्यों है? आखिर तो मोदी जी की जो दिशा है वो सब प्रदेशों में चलती है जी। कोई हमारे यहाँ मोदी जी से बड़ा तो नहीं है कोई। मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, दिशा देने में सबसे पहले वहीं देखते हैं कि भी क्या दिशा मिली, उस दिशा को आगे बढ़ाने में हर प्रदेश की सरकारें बढ़ाती हैं। हमको कोई भी अगर इस प्रकार से कहता है तो सिवाय उसकी दूषित मानसिकता के और कुछ नहीं हो सकता। दूषित मानसिकता ये होती है कि कैसे मनोहर लाल खट्टर को कहा जाए तुम भी मोदी के बराबर हो जाओ। ऐसे कैसे संभव है? अब ये कैसे? हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, हमारे यानी हमारे मार्गदर्शक हैं, उनकी बताई हुई बातों के हिसाब से हमको चलना है। और इसी नाते से हम प्रदेश में हर एक वो योजना पर उनकी गलती क्या है? मैं बहुत माफी के है। साथ मुख्यमंत्री जी जानना चाहूंगा कि आप बोल रहे हैं कि उनकी दूषित मानसिकता, उनकी गलती क्या है? और प्रधानमंत्री जी तो खुद ही सार्वजनिक तौर पर कह रहे हैं कि मैं खट्टर जी से सीखता हूं आज भी, तो अब इसके बाद में क्या करें? खट्टर जी के संदर्भ में तो स्वयं मोदी जी ने ये बोला है। देखिए, हमारी कुछ पहल हमने अलग से की है। ये ठीक है कि मोदी जी ने प्रशंसा की है, मैं उनको आभार व्यक्त करता हूं उनका, और उनका बड़प्पन है जी। वरना कोई भी सीनियर आदमी अपने जूनियर आदमी की कोई प्रशंसा करता नहीं है, लेकिन ये उनका बड़प्पन है कि उनको कोई बात नहीं हमारे में यहाँ लगी तो उसको उन्होंने सार्वजनिक तौर पर प्रशंसा की है। अभी पीछे एम्स बाड़सा में एक कार्यक्रम था, तो वहां पर उसका उद्घाटन करने के लिए, एक सराय का उद्घाटन करने के लिए ऑनलाइन जुड़े हुए थे। उन्होंने सार्वजनिक तौर पर कहा कि हरियाणा में बहुत नई नई ऐसी योजनाएं बन रही हैं, और इसमें कुछ योजनाएं ऐसी हैं जो हम जो है केंद्र में ले जा करके, और उसमें उदाहरण देता हूं मैं, 2 उदाहरण है। एक उदाहरण तो जो हमने लाल डोरा समाप्त किया जी, और लाल डोरा समाप्त करने के बाद उस योजना का बाद में स्वामित्व नाम से उन्होंने बाकी प्रदेशों में भी इसको लागू किया। मेरे से पूछा भी सही क्या, मैंने कहा देखिए इसका कोई रिकॉर्ड हमारे यहाँ राजस्व में नहीं होता है, और राजस्व रिकॉर्ड के बिना वो प्रॉपर्टी किसकी है किसकी नहीं है वो सब आपस में बैठ के फैसला करते रहते हैं। कल को झगड़े होते हैं भाइयों में इसमें, तो उन झगड़ों को समाप्त करने के लिए उसको भी ये जो अंग्रेज सरकार ने एक इस प्रकार की व्यवस्था बनाई थी उसको समाप्त कर रहे हैं। ये भी गुलामी थी, उसको समाप्त कर रहे हैं। हर एक का रिकॉर्ड जैसे लाल डोरा के बाहर है वैसे अंदर भी राजस्व में आएगा, ताकि कल को विधिवत वो उस मकान का अपने का मालिक बन सके, उसकी रजिस्ट्री ले सके, कल को उसको आवश्यकता तो उस पर लोन ले सके। और उसको सारे को करने के बाद लोग बड़े प्रसन्न हुए जी, वही योजना उन्होंने वहां लागू कर दी। एक दूसरी ये जो मैंने बताया पहले परिवार पहचान पत्र, इसके बारे में उनकी गंभीर रुचि थी। उस रुचि के कारण से उन्होंने कहा कि कैसे किया। हमारे लोगों ने जाकर के केंद्र के जो आईएएस ऑफिसर्स थे उनके सामने प्रेजेंटेशन की, और उन्होंने कहा कि बाकी प्रदेशों को भी लागू करना चाहिए, क्योंकि इस बात में हम और वो सब सहमत हैं कि जो भी डिजर्व करता है सरकारी योजनाओं का लाभ उसको मिलना चाहिए, जो डिजर्व नहीं करता है उसको बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। और सिलेक्शन करने के लिए परिवार एक इकाई इसका चिन्हित करना जरूरी है। तो ये लागू कर रहे हैं बाकी प्रदेश भी। कल महाराष्ट्र का आया हुआ था, एक अखबार में हमने पढ़ा कि महाराष्ट्र जो है वो, वैसे तो कई प्रदेश और भी हमसे जानकारी ले चुके हैं, महाराष्ट्र ने तो घोषणा कर दी है कि हम परिवार पहचान पत्र लागू करेंगे। ये बताइए, लोग आपको दिल्ली भेजने के लिए इतने व्याकुल क्यों हैं? जब देखो तब
हर 3 महीने 6 महीने बाद खबर चल जाती है खट्टर जी दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं। कोई ये फर्क नहीं दिल्ली पड़ता। लोग आपको भेजने के लिए इतने व्याकुल क्यों हैं? कौन लोग हैं? कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भेजने के लिए राजी हो, नाराज हो, कुछ हो। ये तो जैसी योजना बननी वैसा काम होना है। हमारी योजना किसी के हाथ में नहीं होती, या तो जनता के हाथ में होती है या फिर पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठ के तय करता है कि किससे क्या कराना है। आखिर कोई व्यक्ति किसी चीज के ऊपर चिपका हुआ नहीं है, और कोई अपनी इच्छा से कुछ करना चाहे तो वो कर भी नहीं सकता यहाँ। इसलिए हाँ, अपनी इच्छा रखने में हर्ज नहीं है, रखें। मेरे से 2014 में पूछा गया कि हरियाणा में तो मुख्यमंत्री के दावेदार 8-9 हैं, कैसा फैसला करोगे? मैंने कहा देखिए, अभी तो मुझे लगता है कि 8-9 थोड़ा कम है, ये 90 होने चाहिए। कहने क्या करें आप? मैंने कहा मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई हमारा कैंडिडेट मुख्यमंत्री का दावेदार बनकर के फील्ड में उतरता है और वो जनता को 4-5% वोट ज्यादा लेने में कामयाब हो जाता है, तो कम से कम विधायकी तो सुरक्षित हो जाएगी। और विधायकी सुरक्षित हो जाए तो फिर मिल बैठ करके ज्यादा विधायक हमारे बन जाएं, फिर मिल बैठ के तय कर लेंगे किसको बनना एक ने है। और एक जिसने बनना था बन गए, बाकी सब साथ मिलकर चल रहे हैं, कहीं किसी का विरोध नहीं आया है। तो हमारी गवर्नमेंट जितनी स्मूथ चल रही है और जितनी आगे चलेगी, इतना इतिहास में कभी भी किसी की नहीं चली होगी। जब आपने ये बात कही तो हरियाणा के संदर्भ में जब बात आती है तो लालों की बात आती है। 3 लाल बड़े मशहूर रहे, बंसी लाल जी, देवी लाल जी और उसके अलावा भजन लाल जी। मनोहर लाल जी अपने आप को इनसे अलग क्या देख रहे, क्योंकि ये चौथे लाल हैं। तो ये जानने में दिलचस्पी है, पहले के 3 लाल के मुकाबले मनोहर लाल जी ने तीनों को देखा हुआ है। देखिए, नाम एक संयोग है, कोई खुद अपना नाम रखता भी नहीं है। नाम माता पिता जी में से जिसके मन में आया हो, किसी और रिश्तेदार के मन में आया हो, या पंडित जी के मन में आया, जिसने कोई हिसाब किताब लगाया, नाम रखा गया। अब नाम रखना किसी के अपने हाथ में नहीं है, संयोग है। अब कोई लाल है, कोई पहले लाल लगाता, कोई बाद में लाल लगाता। लाल बहादुर शास्त्री ने पहले ही लाल लगवा लिया था अपना, वो पहले ही लाल थे। अब इसके कारण से कुछ सिमिलरिटी बन जाएगी, सबकी सिमिलरिटी की बात नहीं है। जैसे कार्य पद्धति अपने जैसे बंसी लाल जी हैं, उनके सामने कहा जाता है कि उनकी तो गर्दन ही टेढ़ी नहीं होती। देवी लाल जी हैं जो सहजता के पर्याय माने गए। भजन लाल जी है जिनके जोड़ तोड़ के लोग कायल रहे। तो जानना यह है कि मनोहर लाल जी स्वयं की शख्सियत के संदर्भ में क्या देखते हैं? कोई ना कोई बात लोगों ने जोड़ी। मनोहर लाल जी को याद करेगा तो किस प्रकार की शख्सियत के तौर पर? मैं कह रहा हूं, ये अपने आप कोई नहीं कहता है। ना बंसीलाल ने अपने बारे में कहा होगा, ना देवीलाल ने कहा होगा, ना भजनलाल ने कहा होगा, लोगों ने कहा होगा। तो लोगों को जैसा मैं लगता हूं वैसा वो कह लेंगे जिन्होंने कहना है, मेरा उसमें कोई रोल नहीं है, ये लोगों ने देखना है। बहरहाल अब हम बातचीत को आखिरी चरण की ओर लेकर चलते हैं। 8 साल का समय हो गया, जो सपने लेकर आपने इस दायित्व को संभाला था वो आप कर रहे हैं। ले जाना कहाँ चाहते हैं आगे? अभी 2 साल का समय आपके इस कार्यकाल का भी है। आने वाले समय में हरियाणा को लेकर और स्वयं को लेकर क्या दृष्टि है मनोहर लाल जी की? देखिए, समाज कैसे सुखी हो उसका, यानी लंबे समय तक समाज में एक शांति, एक समन्वय, एक तालमेल, और प्रदेश को आगे बढ़ाने में सबकी भूमिका। क्योंकि अभी तक लोग या नेता या सामान्यतः ज्यादातर लोग सोच थोड़ी छोटी होती है। अयम निजा परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। यानी ये मेरा है, ये तेरा है, ये छोटे दिल के जो लोग होते हैं ना, छोटे मन के लोग होते हैं, वही सोचते हैं। उदार चरित्र के लोग जो होते हैं ना, वो सारे सिस्टम को अपना परिवार मानते हैं। तो हरियाणा की जनता एक परिवार के रूप में आगे बढ़े, सामंजस्य बना रहे और प्रदेश के साथ जुड़ के रहे। यानी हर कोई आज जो रहता ना कि एक एकांत जो उसका स्वरूप होता है, सेल्फ सेंट्रिक जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, अपनी तरफ सोचता है, मैं, मेरा घर, मेरा परिवार, यही सब। इसकी बजाय मैं अपने लिए कम, अपने देश के लिए, समाज के लिए ज्यादा काम करूं, देश और समाज आगे बढ़ेगा तो मैं अपने आप आगे बढ़ जाऊंगा। मोदी जी ने कहा इंडिया फर्स्ट, तो इसलिए कहा कि पहले देश का सोचो। हम कहेंगे हरियाणा फर्स्ट, हरियाणा की तरफ सोचो। अभी मुझे पता है पिछले सत्रों में जो मुझे जानकारी दी गई कि कुछ लोगों ने कहा कि ये सरकार तो ऐसी है, लोगों से जेब से पैसे निकालती रहती है, लोगों से पैसे निकालती रहती है। मेरा कहना है कि हम निकालते भी हैं, डालते भी हैं।
किससे निकालना और किसको डालना, ये एक अंतर तो थोड़ा रखना पड़ता है। क्योंकि सरकार सिर्फ एक मैनेजमेंट का विषय है, निकालेंगे नहीं तो डालेंगे कैसे? सरकार की फैक्ट्रियां तो चलती नहीं। एक आय का सिस्टम है। हमारे पूर्व वित्त मंत्री बैठे हैं अभिमन्यु जी, ये भी सब उस समय हिसाब किताब लगाते थे। अब वो काम मेरे जिम्मे में है, मैं भी वो हिसाब किताब लगाता हूँ। 3-4 दिन बाद बजट आएगा, बजट में यही काम करना है कि कितना आया कितना गया। इसमें से एक और प्रश्न जो आपने पहले पूछा था, मैं उसका उत्तर नहीं दे पाया था जी, वो था कर्ज का। जी देखिए, एक बजट का सिस्टम होता और उस सिस्टम में हम ज्यादा पैसा लेके ज्यादा लगाए। अब ज्यादा लेना ये सारा हमारे हाथ में नहीं होता। हम योजना बनाते हैं, जनता की नब्ज भी देखते हैं, कौन दे सकता है उससे लेते हैं, जो नहीं दे सकता उससे नहीं लेना चाहिए। तो ये तो जैसे समुद्र में से, नदी में से एक बूंद का चुगने का काम होता है, हम चुगते हैं और उसके साइज को कैसे बढ़ा पाएं, फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, कहाँ का देना है। देने में जिसको ज्यादा आवश्यकता उसको ज्यादा देते हैं। तो ये साइज बढ़ाते बढ़ाते हमारा जो लेवल पहुंच गया वो पहुंचा 1,70,000 करोड़ रुपया पिछले साल। अब इस 1,70,000 में सारा का सारा हमको लोगों से मिलता नहीं है। तो एक रिजर्व बैंक ने, वर्ल्ड बैंक ने, केंद्र सरकार ने, सबने मिल करके एक अपना सिस्टम बनाया हुआ कि एक लेवल तक आप इसमें ऋण ले सकते हो और उसके सीमाएं तय की हुई हैं। वो सीमाएं क्या हैं कि आपका जो टोटल ऋण है, वो टोटल ऋण जो है आपका पहले 3% होता था, कोविड के दिनों में वो 4% हो गया था, अभी वापस 3.5 हो गया। इस लेवल के अंदर रहना चाहिए, इससे ज्यादा आपको ऋण नहीं लेना चाहिए। और आपका जो घाटा है वो घाटा टोटल जो जीडीपी है स्टेट का, उसका 25% से ऊपर बढ़ना नहीं चाहिए। कोविड में उसको 30% कर दिया था, लेकिन अब 25 ही उसकी रेंज है। हम वो घाटा उस रेंज में ही लेते हैं, उससे ऊपर नहीं लेते हैं। बहुत स्टेट तो उससे आगे निकल गई, पंजाब है, हम तो आज भी 25% से नीचे हैं, पंजाब 48% पहुंच गया। यानी अपने जीडीपी का 48% ऋण है उनके ऊपर। जिस जीडीपी का 48% वो ऋण लेके बैठे हैं, इसका मतलब उनकी इकोनॉमी वो अच्छी नहीं है। अच्छी इकोनॉमी के लिए भविष्य की पीढ़ियों को हम ध्यान रखना पड़ता। हम तो ले लेंगे, देगा कौन? आगे वाली पीढ़ी देगी। क्यों? उनका क्या दोष है? कल को गालियां बकेंगे। हमारे जो है पूर्वज है, हमारे ऊपर जो कर छोड़ करके चले गए हैं, हम एक लिमिट में लेते हैं। लिमिट में नहीं लेंगे तो कई विपक्ष वाले ये कहेंगे कि आपका स्कोप था, आपने लिया नहीं। तो हम आपने अपने वित्तीय अनुशासन की तमाम बात कही और पड़ोसी राज्य का भी हवाला दिया। भाजपा को एक जो बड़ी चुनौती राज्यों के स्तर पर मिल रही है, जिस संवेदनशीलता की आप बात कर रहे हैं, जिस सहृदयता की बात कर रहे हैं, उसी को लेकर सवाल उठ रहा है। वो है पुरानी पेंशन योजना को लेकर हर तरफ से आवाज़ लगी हुई है। खट्टर जी को वो आवाज़ सुनाई दे रही है? वो सुनाई दे रही है तो फिर निष्कर्ष क्या निकल रहा है? देखिए, पहली बात तो है कि ये योजना हमने लागू की, ऐसा नहीं है, ये कांग्रेस सरकार ने लागू की। और आप 2006 का मनमोहन सिंह जी का एक भाषण लोकसभा में सुन के देख लीजिए। उन्होंने कहा कि हमको लाना ही पड़ेगा, नहीं लाएंगे तो देश की, प्रदेशों की आर्थिक स्थिति इतनी बिगड़ जाएगी कि आगे जो जनता की अपेक्षाएं हैं उस पर हम खरा नहीं उतर पाएंगे। इसलिए उनकी योजना का वो मुख्य अंश जो उस समय यही था कि हर कोई अपने वर्तमान इनकम में से अपने बुढ़ापे के लिए पैसा बचा कर रखे। जैसे प्राइवेट सेक्टर करता है वैसे ही गवर्नमेंट सेक्टर को करना चाहिए। उसमें से न्यू पेंशन स्कीम लागू हुई थी, 2006 से लागू हुई हमारे यहाँ। किसी ने 1 साल आगे, किसी ने पीछे ऐसे शुरू की। और उसके अंदर पहले 10% ये पैसा जो है सरकार और एम्प्लॉय इसकी कंट्रीब्यूशन होती थी। बाद में थोड़ा विषय आया तो केंद्र सरकार ने इसको बढ़ा करके 10 से 14% कर दिया। 14% जो है सरकार देगी, एम्प्लॉयज का अभी भी 10% है। अभी भी इस पर चूंकि एक बहस का मुद्दा बना है तो सरकारें सब सोच रही हैं, उसमें केंद्र सरकार भी सोच रही है, हम भी सोच रहे हैं कि बहुत ज़्यादा कोई ऐसा नुकसान हमारे जो एम्प्लॉइज़ हैं जो न्यू पेंशन स्कीम में जाएंगे, अभी तो रिटायर नहीं हुए हैं, इक्का दुक्का रिटायर हो रहे हैं, आगे चल करके धीरे धीरे और 2-4 साल 5 साल के बाद रिटायरमेंट उनकी बढ़ेगी, तब ये असर जाएगा। तो उसका अनुमान अभी लगा करके कि उनको कोई ज़्यादा लॉस ना हो, छोटी मोटी एडजस्टमेंट होगी तो मुझे लगता है एम्प्लॉय भी उसमें बहुत चिंता नहीं करेगा, क्योंकि भविष्य का भी सवाल होता है। आखिर उन एम्प्लॉइज़ की भी तो अगली पीढ़ियाँ हैं ना, पीढ़ी तो हर किसी को सोचनी पड़ेगी। वो जैसे नॉन एम्प्लॉई है, प्राइवेट सेक्टर है, वो सोचता है, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई को भी सोचना पड़ेगा। सरकारों के जो फंड हैं, अगर ये सारे के सारे मानो ज़्यादा सैलरी पेंशन इसी में चले गए, आज एक बहुत बड़ा शेयर है जो सैलरी और पेंशन में जाता है। कैपिटल एक्सपेंसेस सिर्फ 34% होता है,
66% आज ये रेवेन्यू एक्सपेंस में जा रहा है। तो रेवेन्यू एक्सपेंसेस जितना बढ़ेगा उतना हमारा विकास की गति रुकेगी। विकास की गति बढ़ानी है तो रेवेन्यू एक्सपेंसेस कम करने पड़ेंगे। रेवेन्यू एक्सपेंस कम कैसे करेंगे? तो ऐसे सारे रास्ते ढूंढने पड़ेंगे। एम्प्लॉइज की संख्या नहीं कम कर सकते, वो हर दिन बढ़ेगी। पर ये तो विभाजन सीधे तौर पर बन गया है। भारतीय जनता पार्टी बनाम विपक्ष, जितने भी गैर भाजपा शासित राज्य हैं वो एक एक करके पुरानी पेंशन योजना की बहाली के संदर्भ में घोषणाएं करते जा रहे हैं। एक राजनेता के नाते, एक प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते मनोहर लाल खट्टर जी क्या इसको एक चुनौती देख रहे हैं देश प्रदेश के संदर्भ में? मेरा तो इतना ही मानना है, मैं प्रधानमंत्री जी से भी मैंने विषय निकाला भी है कि हमको बाकी पार्टियों को साथ लेकर के कंसेंसस बनाना चाहिए। और फिर जो हमारे एम्प्लॉइज हैं, उनके जो लीडर्स हैं, उनकी यूनियंस के, उनको भी बैठ के विश्वास में लेकर के और हम कोई रास्ता इसका निकाल सकें तो निकालना चाहिए। भविष्य की बात है, कोई आज की बात नहीं है। हम ये कहें कि इस 2 साल में या 5 साल में कोई बहुत अंतर पड़ेगा, कुछ नहीं पड़ेगा। ये अंतर पड़ेगा आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद। और एक स्टेट्समैन अच्छा वही है जो केवल 5 साल की ना सोचे, आगे ही सोचे। तो अब आखिरी के 2 सवालों पर आते हैं। मोदी जी ने एक नारा दिया था, 1 नेशन 1 इलेक्शन। क्या हरियाणा उसके संदर्भ में कोई पहल करेगा 2019 में? क्या उम्मीद करें लोकसभा के साथ विधानसभा कराने के संदर्भ में कोई पहल, कोई योजना? ये विषय हमारे हाथ में नहीं है। ये अगेन ये विषय सारे देश के अंदर और खास करके ये पार्लियामेंट में जब तक कोई चेंज नहीं आती तब तक नियम तो पार्लियामेंट ने बनाना है। ये पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट का जो हिस्सा है उसमें कोई स्टेट कुछ नहीं कर सकती। लेकिन अगर मान लो 5-6 महीने बचते हैं, उस 5-6 महीने में बैठ करके हम केंद्र से विचार करेंगे और केंद्र से विचार करने के बाद, और चुनाव आयोग तो 6 महीने के अंदर तो करा ही सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा इंटरनल फैसला है, नीतिगत फैसला बैठ करके करेंगे। लेकिन हमारी तैयारी में कमी नहीं है। तैयारी तो आज चुनाव हो जाए तब भी हम लड़ने के लिए तैयार हैं। तो आपकी आज भी तैयारी है। तो एक आखिरी सवाल, जिनके साथ सरकार चला रहे हैं, चुनाव भी होता है, ये फिर रणनीति का विषय है। आज हमारे वो सहयोगी हैं, लेकिन आगे चल करके रणनीति में, क्योंकि पहले भी ये सारे विषय चलते रहे हैं, कभी हम साथ मिलके भी चले हैं, कभी अलग अलग भी चले हैं। साथ मिलके चलने के बाद अलायंस रहा है, कभी कभी अलग लड़ने के बाद भी अलायंस बन जाता है। तो ये चीज़ें चुनावी जो होता है, चुनाव के समय के विषय होते हैं, आज के विषय नहीं है। आज हमारी सरकार मिल करके सहयोगी रूप में हम दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर चल रहे हैं। अच्छी सरकार चल रही है, कहीं किसी को समस्या नहीं है। तो कुल मिलाकर ये आखिरी के वो 2 सवाल थे जिनको उत्तर प्रदेश के लोग जानना तो चाहते हैं, पर खट्टर जी मजे हुए खिलाड़ी हैं, अभी पत्ते नहीं खोलेंगे। जब शो का टाइम आएगा तभी पत्ते खोले जाएंगे। बहरहाल आप मेरे पत्ते खुलवा नहीं सके। हम तो केवल बताना चाहते थे कि लोग चाहते क्या हैं, बाकी ना खुलने वाले हैं ये तो हमें भी पता था। देखिए, कोई पत्तों का विषय नहीं है। बहुत पारदर्शी आदमी हम, जो मन के अंदर है वही बाहर है। कभी दो बातें अलग अलग की नहीं है। तो जितना इस समय हमने पारदर्शिता से काम किए हैं, वही पारदर्शिता से बाद आज भी मैं कह रहा हूं, क्योंकि आज जो चीज़ तय नहीं है, जिसको आज हमने फैसला करना नहीं है, इसलिए आज उस पर बोलने का कोई विषय नहीं है। ये चुनाव से कुछ समय पहले की बातें होती हैं, मिल बैठ के करेंगे। और ये तो फिर दोनों तरफ से ताली बजती है, दोनों बैठ करके आपस में मिल बैठ के कर लेंगे नहीं कर लेंगे, देखी जाएगी उस समय। जो होगा उस समय होगा, आज कुछ नहीं है। तो ये हमारी पूरी बातचीत थी आज के इस कार्यक्रम के तहत प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर जी से, जिन्होंने साफ बात की। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों से मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें, उनकी सावगोहिता के लिए, उनकी स्पष्टता के लिए। उन्होंने सबसे ज्यादा जो पैरवी की इस बातचीत में, वो पारदर्शिता के संदर्भ में की, ईमानदारी के संदर्भ में की और संवेदना के संदर्भ में की। उम्मीद करते हैं ये पारदर्शिता, ये स्पष्टवादिता और ये संवेदना आगे भी उनकी बनी रहेगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आगे के कार्यक्रम के संचालन के लिए वरुण जी से आग्रह करूंगा कि वो आगे का कार्यक्रम। हिमांशु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सभी हमारे साथियों का और सब जनता का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु जी, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। कार्यक्रम के समापन से पूर्व, क्योंकि सभी वरिष्ठ जन, सुधीजन और प्रख्यात जन यहाँ पर मौजूद हैं, तो इस अवसर का लाभ उठाते हैं। डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी का एक प्रख्यात कार्यक्रम रहा है सार्थक संवाद, जो हरिभूमि में लगातार प्रकाशित होता रहा है और साथ ही साथ INH और जनता टीवी पर उसका प्रसारण हुआ है। सार्थक संवाद प्रभात प्रकाशन ने, वो जितने भी साक्षात्कार हैं उनका एक अद्भुत संकलन है। चाहे वो 2019 के लोकसभा चुनाव रहे हों या उसके बाद 2019 के ही हरियाणा विधानसभा चुनाव हों, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा से लेकर के कांग्रेस के वयोवृद्ध नेता मोतीलाल वोरा हों या फिर
6 बार के सीएम रहे 86 साल के वीरभद्र सिंह हों। इसके अतिरिक्त हरियाणा, हिमाचल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री या मौजूदा समय में कई राज्यों के डिप्टी सीएम तक के साक्षात्कार शामिल हैं। राजनीति में जिनकी दिलचस्पी है उनके लिए ये जो संकलन है वो संग्रहणीय है, ये पठनीय है और बहुत काम की चीज़ है। राजनीतिक से जो साक्षात्कार हैं परिस्थितियों को समझाते हैं और डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी की जो साक्षात्कार की विधा है वो जो साक्षात्कार में से बहुत कुछ निकलवा लेते हैं। ऐसे में ये पुस्तक आप सबके बहुत काम की है और पढ़ने लायक है। माननीय मुख्यमंत्री जी मंच पर मौजूद हैं। मैं मंच पर बुलाना चाहूँगा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता जी को और पूर्व वित्त मंत्री हरियाणा सरकार कैप्टन अभिमन्यु जी को। इस पुस्तक का विमोचन हम इस मंच पर करेंगे। सार्थक संवाद प्रभात प्रकाशन की ओर से प्रकाशित की गई ये पुस्तक है। आप अतिथियों से आग्रह है मंच पर आ जाएं। साथ ही मैं आग्रह करूंगा कि पुस्तक लेकर आएं। विधिवत रूप से हम उसका विमोचन इस मंच पर करेंगे। जोरदार तालियां बजाकर अभिनंदन कीजिए।